नमस्कार भाइयों और बहनों, आज जिसे जातिवाद का शौक चढ़ा है वो इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखिएगा, आपका सारा भूत उतर जाएगा। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहा है। जी बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया आप खोल लीजिए या किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिए, आपको एक ही राग में सब गाते हुए मिलेंगे कि साहब इस देश में ब्राह्मणवाद के चलते ही 70% लोग कभी पढ़ लिख नहीं पाए, उनको मौका ही नहीं मिला। और पंडित हमारी मैया को सिखा के रखता था। पंडित जी बोले हैं जतरा पर कहीं तेली नहीं नजर आवे, तेली इतना अपमानित किया है ब्राह्मण ने, इसलिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ सजग रहना। एक कबीले बलक के लोगों, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन है तो सिर्फ एक, वो है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की वजह से ही देश के 70% लोगों को कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अरे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नहीं, ब्राह्मणवाद मरेगा। लेकिन आज मैं आपसे कुछ सीधे सच्चे और कड़वे सवाल जवाब करने आया हूँ। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना बहाना है। अभी हाल ही की बात है, एक यादव जी बोल रहे थे कि हमें चर्मकार समाज ने कभी मौका ही नहीं दिया कि हम भी जानवर को चीरना सीख पाते। पहले पूरा बात आप सुन लीजिएगा। हुआ ये था कि उनकी भैंस मर गई, उसका पोस्टमार्टम होना था, उसे चीरना था। तो पोस्टमार्टम के लिए यादव जी ने एक चर्मकार समाज के भाई को बुला कर लाया और उसे 1000 रुपये दिया। अब यादव जी का तर्क जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि चर्मकार समाज ने हमें अगर पहले ही भैंस चीरना सिखा दिया होता तो आज मेरे 1000 रुपये बच जाते। मतलब क्या लॉजिक है भाई साहब का। अगर इसी तरह एक दूसरे पर आरोप लगाने बैठे तो एक किस्से का लाइन लग जाएगा। कल को पंडित जी आकर के बोलेंगे कि मेरा भतीजा पानी में डूब गया। वो नहीं डूबता अगर मल्हा समाज ने हमें तैरना सिखाया होता, मतलब तैरने का मौका दिया होता। उधर ठाकुर साहब की चप्पल टूटी है लेकिन वो खुद से नहीं सिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि मोची ने मुझे कभी सिखाया ही नहीं कि चप्पल कैसे सिली जाती है। एक और मजेदार उदाहरण देखिए। लुहार अपनी हसुआ और खुरपी का बैट बनवाने के लिए बढ़ई के पास गया था। क्यों गया भाई? क्योंकि बढ़ई ने लुहार को कभी सीखने का मौका ही नहीं दिया कि लकड़ी का बैट कैसे बनाया जाता है। और वहीं बढ़ई अपनी रुखानी और आरी बनवाने के लिए लुहार का चक्कर काट रहा था। क्यों? लुहार ने कभी बढ़ई को या किसी और को सिखाया ही नहीं कि लोहे का काम कैसे किया जाता है, उसका औजार कैसे बनाया जाता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ज्ञान और हुनर सीखने की बात पर सिर्फ ब्राह्मणवाद पर उंगली उठेगी तो इस हिसाब से तो लुहार बात पर भी होनी चाहिए, बढ़ई बात पर भी होनी चाहिए, मल्हा बात पर भी होनी चाहिए, चर्मकार बात पर भी होनी चाहिए और मोची बात पर भी होनी चाहिए। केवल बात एक ही जगह आकर के क्यों रुक जाती है? आप लोग सभी समाज के लोग पर और सभी समाज के किए हुए कर्मों पर खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? आरोप लगाने का शौक है तो आरोप सभी पर लगानी चाहिए। सिर्फ एक ही जगह टारगेट क्यों किया जाता है? जो लोग ये रोना रोते हैं कि उनके परिवार के लोग सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ पाए क्योंकि ऊंची जाति के लोग उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं दिया, उनसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, जरा इतिहास का पन्ना पलटिए। जब आप कहते हैं कि उस दौर में इतनी पाबंदियां थी तो मुझे ये बताइए कि उसी समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कैसे पढ़ गए? उन्होंने दुनिया भर की डिग्रियां हासिल की और देश का संविधान भी लिख दिया है। उसी समय बाबू जगजीवन राम कैसे पढ़ गए, जो हमारे बिहार की माटी के लाल है? एक दलित परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने उसी दौर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल किए और आगे चल करके उप प्रधानमंत्री बने। क्या उन्हें किसी ने रोक लिया था? उसी समय सावित्रीबाई फुले कैसे पढ़ गई? उस दौर में जब महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना एक गुनाह माना जाता था, उन्होंने समाज के पत्थरों और गंदगियों को अपने बदन पर झेला, शिक्षा हासिल की और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनकर के इतिहास रच दी। नारायण गुरु केरल के एक बेहद पिछड़े समाज में जन्मे एक महापुरुष ने उस रूढ़िवादी दौर में संस्कृत, उपनिषद और दर्शन शास्त्र की वो उच्च शिक्षा हासिल की जिसे छूने का इजाजत भी कईयों को नहीं थी। उन्होंने शिक्षा के दम पर पूरे दक्षिण भारत में क्रांति ला दी थी। अगर रास्ता पूरी तरह से बंद था तो ये महापुरुष ये कैसे पढ़ गए और इतिहास कैसे रच दिए? तो भाई साहब सच्चाई यह है कि तुम्हारे घर वालों को जब पढ़ना लिखना चाहिए था, मेहनत करना चाहिए था, तब वो लोग लौंडा डांस देखने में व्यस्त थे। और कड़वा सच तो यह भी है कि उस समय भी व्यस्त थे और आज भी उसी में वो लोग व्यस्त हैं, उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये जितने भी लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ना, ये असल में मक्कार और कामचोर किस्म के लोग हैं जिन्होंने कभी खुद कोई नया काम या नया हुनर सीखना चाहा ही नहीं। जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों के सिर पर दोष मढ़ने का सबसे आसान तरीका चुन लेते हैं। आज का समय देखिए, आज के दौर में किसको कौन रोक रहा है? आज हर समाज का व्यक्ति काम सीखना चाहता है।
वो अपनी मेहनत से सीख भी रहा है और काम को कर भी रहा है। आज यादव समाज के लोग बड़े बड़े डॉक्टर और वेटनरी सर्जन बनकर जानवरों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के तमाम नौजवान आज बेहतरीन तैराक बनकर पानी की लहरों को चीर रहा है। क्षत्रिय और स्वर्ण समाज के लोग आज वो काम कर रहे हैं जो कभी चर्मकार समाज का पारंपरिक काम माना जाता था, और लेदर इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और बढ़ई काम लोहार कर रहा है, लोहार का काम बढ़ई भी कर रहा है। बात साफ है, अगर आपको सच में काम करना होता, आगे बढ़ना होता, तो आप झूठे आरोप नहीं लगाते। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि काम किसी को करना नहीं है, बस सबको एक दूसरे पर कीचड़ उधेलना है और अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। तो अंत में मेरी बस एक ही बात है, दूसरों को दोष देना, समाज में नफरत फैलाना और पुरानी बातों को लेकर गाली देना बंद करो। अपने अंदर झांको, मेहनत करो और खुद को काबिलियत बनाओ। याद रखना, अगर आज ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज या समाज का कोई भी जागरूक व्यक्ति इकट्ठा होकर इस नफरत की राजनीति के खिलाफ प्रतिकार करने आ गया, तो समाज को बांटने वाला और नफरत के दम पर राजनीति करने वालों को बोलना तो दूर, गाली देना तो दूर, उनकी नित्य क्रिया और दिनचर्या पर मुश्किल हो जाएगा। ये देश और समाज तब आगे बढ़ेगा जब हम आरोप की राजनीति छोड़कर अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस बात में एक एक पॉइंट बिल्कुल सच और सटीक है, तो इस वीडियो को उस इंसान तक शेयर कीजिए जो आज भी जातिवाद के नशे में सोया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।